अंबर नाग मारिया एपिसोड्स नंबर 77। बकिया हिस्सा। सफ़ेद सांप। नाग ने कुदाल की मदद से कब्र खोद डाली। अंदर संदूक निकल आया। नाग ने ढक्कन उठाकर देखा। राजकुमार मरा हुआ था। उसने झुककर देखा। इसे बड़े खतरनाक सांप ने डसा था, लेकिन ये इसकी खुशकिस्मती थी कि खून बहा नहीं था, बल्कि जम गया था। इस सांप के जहर का असर ठंडा था, जिसकी वजह से खून जम गया था। नाग ने कहा, ये बच जाएगा, लेकिन इसे यहाँ से उठाकर किसी दूसरी जगह लेकर जाना होगा। मारिया ने कहा, नाग, यहाँ से ले जाना बड़ा मुश्किल है। क्या ऐसा इंतज़ाम नहीं हो सकता कि इसी जगह इसका जहर निकाल दिया जाए? नाग ने कहा, मैं कोशिश करूँगा। इसे सबसे पहले एक ऐसे सांप से कटवाना होगा जिसका जहर गर्म होगा। इस जहर की वजह से इसका सारा खून फिर से नीला हो जाएगा, और इसके बाद उसी सांप को बुलवाना होगा जिसने इसे काटा था। तो क्या ये इसी जगह नहीं हो सकता? मारिया ने पूछा। हो सकता है, मगर खतरा है कि कोई आदमी यहाँ आकर हमारा काम खराब ना कर दे। मारिया ने कहा, यहाँ जो भी आएगा मैं उसे भगा दूंगी, तुम काम शुरू करो। बहुत अच्छा। नाग ने संदूक के करीब बैठकर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अभी उसने 10-12 मंत्र ही पढ़े होंगे कि शमशान यानी कब्रिस्तान में एक चीख बुलंद हुई। इस चीख की आवाज़ सुनकर मारिया तो कांप गई। ये किसकी आवाज़ थी? नाग ने कहा कि मालूम होता है कोई शख्स यहाँ छुपा हुआ है। इतने में आवाज़ आई, तुम कौन हो जो मुर्दे की लाश बाहर निकाल रहे हो? नाग ने कहा, तुम कौन हो? आवाज़ ने कहा, मैं इस मुर्दे का भूत हूँ जिसे आज रात यहाँ जलाया गया था। मारिया ने कहा, तुम क्या चाहते हो? भूत ने कहा, मैं इस शख्स का खून पीना चाहता हूँ और इसकी लाश को खाने आया हूँ। नाग ने कहा, तुम्हारी भलाई इसी में है कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें एक बार फिर आग में डालकर हमेशा के लिए भस्म कर दूंगा। भूत ने कहका लगाया, तुम्हारी ये हिम्मत। अच्छा, अभी तुम्हें इस गुस्ताखी का मजा चखाता हूँ। और भूत ने उसके साथ ही एक दरख्त उखाड़ कर जमीन पर फेंक दिया। मारिया ने कहा, नाग भाई, इस भूत को खत्म कर दो। नाग ने भूत को मारने वाले मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। थोड़ी देर में भूत ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। माफ कर दो मुझे आग में ना जलाओ। अरे मैं मर गया। अरे माफ कर दो, अब कभी नहीं आऊंगा। नाग ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें भस्म कर छोड़ूंगा, नहीं तो तुम यहाँ आने वाले लोगों को तंग किया करोगे। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भूत ने कहा कि मैं सारी उम्र तुम्हारा गुलाम बनकर जिंदा रहूंगा, मैं तुम्हारे बड़े काम आऊंगा। तुम मुझसे जो काम कहोगे मैं करूंगा, खुशी से करूंगा। भगवान के लिए मुझे ना मारो। नाग ने कहा, ठीक है, तो फिर ये संदूक कब्र से निकालकर बाहर ले आओ। इसी वक्त कब्र में से संदूक अपने आप निकलकर बाहर आ गया। मारिया ने खुश होकर कहा, यह काम तो बड़ा अच्छा हुआ नाग भैया। भूत ने कहा, ये कैसी लड़की है जो इंसानों की तरह बातें करती है मगर भूतों की तरह दिखाई नहीं देती? नाग ने कहा, इसका नाम मारिया है, ये मेरी बहन है। इसे एक दरवेश ने आज से हजारों बरस पहले गायब कर दिया था। ये तब से ऐसी है। हमारा एक भाई अंबर भी है, वो इसी शहर में किसी जगह है। जरा इस काम से फारग हो जाए, फिर तुम्हें इससे भी मिलवाएंगे। भूत ने कहा, अच्छा तो मुझे इजाज़त दें, ये बस मेरी निशानी है। भूत ने एक अंगूठी नाग की तरफ फेंकी। ये अंगूठी चांदी की थी और इसमें एक जुमरत पड़ा था। जिस वक्त आपको मेरी ज़रूरत पड़े ना, इस अंगूठी को किसी शय से ज़ोर से रगड़ दीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नाग ने अंगूठी उठाकर उंगली में डाल ली और दोबारा से मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। 15 मिनट उसे मंत्र पढ़ते गुजर गए थे कि अंधेरे में एक सांप नुमादार हुआ, जिसने आगे आकर नाग के आगे सर झुका दिया। नाग ने उसकी तरफ देखकर कहा, सुनो, इस लाश को काटो और वापस चले जाओ। सांप ने सर झुका दिया और फिर उठा और लाश के टखने पर मुंह रखकर उसे डस दिया और चुपके से सर झुकाकर अंधेरे में गायब हो गया। उसके डसने से राजकुमार के सारे जिस्म में जमा हुआ खून फिर से गर्दिश करने लगा। लाश को पसीना आ गया। नाग ने दोबारा जोर शोर से मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। आखिर एक तरफ से फनकार सुनाई दी। मारिया नाग के पीछे हट कर खड़ी हो गई। मारिया ने देखा कि एक सफ़ेद सांप अपना फन उठाए चला आ रहा है। नाग के करीब आकर सांप ने अपना फन झुकाकर नाग को सलामी दी। नाग ने कहा, ऐ पंग चोर सफ़ेद, क्या तूने इससे शख्स को डसा था? सांप ने कहा, हाँ नाग देवता, ये गलती मुझसे हो गई थी, मुझे माफ़ कर दे। मुझे मालूम नहीं था ये आपका अपना आदमी है। नाग ने कहा, तुमसे जो गलती हुई थी वो हो गई। अब ऐसा करो कि इस शख्स के जिस्म से अपना सारा जहर वापस खींच लो और यहाँ से दफा हो जाओ। जो हुक्म अजीम देवता। और सफ़ेद सांप ने अपना मुंह राजकुमार की लाश के गर्दन के साथ लगाकर उसके खून में से जहर चूसना शुरू कर दिया। देखते देखते सांप ने राजकुमार के
सारे बदन का जहर चूस लिया और फिर उसने अदब से कहा, इजाजत है नाग देवता? हाँ, भाग जाओ यहाँ से और फिर कभी अपनी शक्ल ना दिखाना मुझे। सफेद सांप चुपके से दुम दबाकर वहां से भाग गया। मारिया ने कहा, अभी से कितनी देर में होश आएगा? ये तो बिल्कुल लाश की तरह से पड़ा है। नाग ने कहा, अभी होश आ जाएगा, जहर तो इसके जिस्म से बाहर निकल चुका है। अभी वो बातें कर रहे थे कि राजकुमार के जिस्म में हरकत हुई। उसने गहरा सांस लिया। मारिया ने खुश होकर कहा, यह जिंदा हो गया है। हाँ, अभी से पूरी तरह से होश आ जाएगा। राजकुमार गहरे गहरे लंबे सांस ले रहा था। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोल दी और ऊपर देखा। उसे नाग की शक्ल नजर आई। बड़ी कमजोर आवाज में बोला, पानी। नाग ने पहले ही से एक कटोरा पानी का भरकर पास रख छोड़ा था। उसने पानी का कटोरा राजकुमार के होंठों से लगा दिया। राजकुमार सारे का सारा पानी पी गया। पानी पीकर वो उठकर बैठ गया। मैं कहाँ हूँ? नाग ने कहा, तुम अपने हमदर्द के पास हो। राजकुमार ने कुछ याद करते हुए कहा, मुझे शायद सांप ने डस दिया था। हाँ, और अब तुम अच्छे हो गए हो। लेकिन मैं इस संदूक में कैसे आ गया? नाग ने कहा, तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें हलाक कर इस संदूक में बंद कर दिया था और मैंने मंत्र पढ़कर तुम्हें फिर से अच्छा कर दिया। अब तुम हंसी खुशी दोबारा जिंदगी बसर कर सकोगे। राजकुमार ने कहा, मेरी माता जी कहाँ हैं? वो भी इसी शहर में और तुम्हारी राह देख रही हैं। फिक्र ना करो, अभी तुम्हें इसके पास ले चलते हैं। इसके बाद नाग ने राजकुमार को संदूक में से बाहर निकाल कर पत्थरों पर लटा दिया। मारिया ने कहा, राजकुमार भाई, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? राजकुमार ने इधर उधर देखकर कहा, ये किसकी आवाज थी? ये लड़की कौन थी? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देती। नाग ने कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं। ये लड़की मेरी बहन मारिया है। तुम इसे देवी कह सकते हो। ये जादूगरनी और किसी को दिखाई नहीं देती। तुम सिर्फ इसकी आवाज सुन सकते हो। इसी ने तुम्हारी जान बचाई है और तुम्हारी माताजी को मौत के मुंह से बचाया है। क्या मतलब? राजकुमार ने हैरानी से पूछा। नाग ने कहा, यह सब नागपुर वाले किले की गद्दी का झगड़ा था भाई। यहाँ के मकार राजा ने पहले तुम्हें सांप से डसवाया, फिर तुम्हारी माताजी को अगवा कर किले में डाल दिया। हमारी बहन मारिया का इधर से गुजर हुआ। इसने तुम्हारी माता के बैन सुने तो इन्हें वहां से फरार करवाकर एक जगह खंडर में लाकर छुपा दिया। अब इसे मेरी तलाश थी, क्योंकि मैं ऐसा मंत्र जानता था जिसकी मदद से सांप के जहर का असर खत्म हो जाता है। बस मैंने आकर मंत्र पढ़ा, तुम्हारे अंदर फैला हुआ जहर खत्म कर दिया। अब तुम फिर से भले चंगे हो गए हो। तुम्हारी माताजी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, आओ हमारे साथ। मारिया ने पूछा, क्या तुम चल सकोगे राजकुमार? राजकुमार ने उठकर चलने की कोशिश की, मगर वो ज्यादा दूर तक ना चल सका। अभी उसके बदन में काफी कमजोरी थी। मारिया ने कहा, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं सवारी लेकर आती हूँ। आधी रात को तुम सवारी कहाँ से लाओगी मारिया? नाग ने पूछा। मारिया ने कहा, तुम लोग इसी जगह मेरा इंतजार करो, मैं अभी कोई ना कोई बंदोबस्त करती हूँ। नाग ने राजकुमार को फिर से लटा दिया। मारिया जल्दी से शमशान भूमि से निकलकर सड़क पर आ गई। जरा दूर जाकर उसने देखा कि एक कच्चे मकान के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी। घोड़ा जरा पड़े बंधा हुआ था। इसने सोचा कि इस गाड़ी को ले चलूं। फिर ख्याल आया कि किसी गरीब आदमी की गाड़ी है, बेचारा परेशान होगा। अभी वो सड़क पर खड़ी ये सोच ही रही थी कि उसे दूर से रोशनी नजर आई। शायद कोई मोटर कार या ट्रक चला रहा था। बस ये ठीक रहेगा। मारिया ने रोशनी के करीब आने का इंतजार किया। थोड़ी देर बाद रोशनी करीब आ गई। ये एक मोटर कार थी। मारिया ने सड़क के बीच में पहले ही एक बड़ा सा पत्थर लाकर रख दिया था। कार करीब आकर रुक गई। ये किस बदबख्त ने पत्थर यहाँ फेंक दिया? अंदर से एक खौफनाक चेहरे वाले आदमी ने बाहर निकलते हुए कहा। एक और आदमी भी बाहर आ गया। कार में ये दोनों खौफनाक चेहरे वाले आदमी ही बैठे थे। पकड़ो और उठाओ इस पत्थर को, हमें देर हो जाएगी। रात गुजर गई तो हम डाका ना डाल सकेंगे। आज की रात डाके के लिए बड़ी अच्छी रात है। मारिया समझ गई कि डाकू हैं और किसी के घर डाका डालने जा रहे हैं। पहला बोला, खंजर से हलाक करोगे या गोली मारोगे उसे? पत्थर को तो एक तरफ कर दो पहले। दूसरा बोला, फिक्र ना करो, आज इस शख्स के सारे खानदान को हलाक कर दूंगा। सोना भी लूट लूंगा और सबको खत्म भी कर दूंगा। मारिया ने दिल में कहा, इन लोगों की गाड़ी जरूर छीन लेनी चाहिए, मगर इन्हें भी खत्म करना चाहिए ताकि एक पूरे खानदान की जिंदगी बच सके। ये सोचकर मारिया गाड़ी के करीब जाकर खड़ी हो गई। उसने हाथ कार के अंदर डालकर इसका हॉर्न बजाया। हॉर्न की आवाज सुनकर दोनों डाकुओं ने ताज्जुब से एक दूसरे की तरफ देखा। अंदर कौन है? अंदर तो कोई नहीं, फिर ये हॉर्न किसने बजाया था? मेरा ख्याल है अपने आप बज गया होगा। ये कैसे हो सकता है? मारिया ने एक दफा फिर हॉर्न बजाया। अब दोनों के होश उड़ गए। भागकर कार के पास आए। मारिया पड़े हट गई।
अंदर कोई भी नहीं था। ये हॉर्न कौन बजा रहा था? दूसरा डाकू डरकर बोला, आधी रात का वक्त है, सुनसान रोड है, जरूर यहाँ कोई भूत आ गया है, भागो यहाँ से। लेकिन अब वो भाग नहीं सकते थे क्योंकि मारिया ने पूरा बंदोबस्त कर लिया था। दोनों डाकू जल्दी से कार में सवार होने ही लगे थे कि मारिया ने एक डाकू के सर पर इतनी जोर से पत्थर मारा कि वो चकराकर बेहोश हो गया। दूसरा डाकू घबराकर एक तरफ भागा। मारिया ने उसके पीछे जोर से पत्थर मारा जो इसके सर पर लगा और वो इसी जगह गिरकर बेहोश हो गया। मारिया ने दोनों को घसीटकर एक घड़े में डालकर ऊपर मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर डाल दिए। इसके बाद मारिया ने कार स्टार्ट की और शमशान भूमि के पास ले आई। राजकुमार और नाग मारिया का ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कार को देखा तो बड़े खुश हुए। नाग ने कहा, तुमने तो कमाल कर दिया, ये कार कहाँ से लाई हो? मारिया ने हंस कर कहा, बस उड़ा लिया कहीं से, अब जल्दी से आओ, राजकुमार को इसमें बिठा दो। उन्होंने मिलकर राजकुमार को कार के पीछे लटा दिया। नाग आगे बैठा। मारिया ने कार स्टार्ट कर दी। इसे मुख्तलिफ रास्तों से लेकर इस खंडर के बाहर लाकर खड़ा कर दिया जिसके तय खाने में राजकुमार की माता इसका इंतजार कर रही थी। शेर का हमला। बड़ी रानी ने कार की आवाज सुन ली थी। इतने में नाग अंदर दाखिल हुआ। उसने राजकुमार को सहारा दे रखा था। अपने बेटे को देखकर बड़ी रानी खुशी से निहाल ही हो गई। उसे लिपट गई, उसे गले लगाकर देर तक प्यार करती रही और रोती रही। मेरे लाल, तुझे किसकी नजर लग गई थी? खुदा ने हम पर बड़ा करम किया, तुम फिर से जिंदा हो गए। राजकुमार ने कहा, माता जी, खुदा का शुक्र है, फिर से आपकी शक्ल देखनी नसीब हुई। नाग ने कहा, राजकुमार, तुम लेटकर आराम करो, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। मारिया ने कहा, इसी जगह आराम नहीं हो सकता, हम सिर्फ राजकुमार की वजह से यहाँ बैठे थे। राजकुमार मिल गया है, अब हमें किसी अच्छी जगह जाना चाहिए ताकि राजकुमार को ज्यादा से ज्यादा आराम मिले और ये फिर से सेहतमंद हो जाए। नाग ने कहा, तुम्हारे ख्याल में ऐसी कौन सी जगह है? मारिया ने कहा, यह शहर बहुत बड़ा है, इस शहर में हम किसी बड़े ऊंचे और आला दर्जे के होटल में भी ठहर सकते हैं। नाग बोला, बड़ा अच्छा ख्याल है। बड़ी रानी ने कहा, मगर बेटा, इस खबीस राज्य को पता ना चल जाए, कहीं वो फिर से मेरे बेटे को मरवा देगा। मारिया ने कहा, बड़ी रानी, आप घबराए नहीं, राज्य के बाप को भी नहीं पता चलेगा कि हम कहाँ हैं। बड़ी रानी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम वापस अपने शहर चले जाएं। नाग ने कहा, बड़ी रानी, अगर आप वापस चले गए तो राजा को फौरन पता चल जाएगा और इसके जासूस आपके शहर में हैं तो आपके घर का बकायदा पहरा दे रहे होंगे। जो ही आप वहां पहुंचेंगे राजा को इत्तला मिल जाएगी और वो आप लोगों को किसी न किसी तरह से हलाक करवा देगा। इसलिए मारिया का ख्याल ठीक है कि यहीं इस शहर के किसी बड़े आला और दूर दराज होटल में कुछ दिन आराम किया जाए। राजकुमार ने कहा, लेकिन हम कब तक राजा से डरते रहेंगे? इस तरह तो हम जब भी अपने शहर जाएंगे राजा हमें कत्ल करवा देगा। इस राजगद्दी और किले पर मेरा हक है, मुझे इससे लड़कर अपना हक वापस लेना होगा। मारिया ने कहा, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं राजकुमार, आखिर हम किस लिए हैं? जरा तुम सेहतमंद हो जाओ, बाकी सारा काम मैं अपने आप ही कर लूंगी। नाग ने कहा, तो फिर सुबह सुबह हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। इस कार के पीछे भी तो पुलिस लग जाएगी। फिक्र की कोई बात नहीं अमर भाई, सब ठीक हो जाएगा। मैं मुंह अंधेरे यहाँ से निकालकर होटल तलाश करूंगी और फिर तुम लोग वहां पहुंच जाना। मुंह अंधेरे मारिया तय खाने वाले खंडर से निकलकर गाड़ी में बैठी और इसे स्टार्ट कर शहर के दूर दराज इलाकों में घूमने फिरने लगी। अब उसे ख्याल है कि इसने तो खुद आकर गलती की है क्योंकि इससे तो कोई देख ही नहीं सकता था। चुनाचा वो जल्दी से वापस आ गई। अभी सड़कों पर अंधेरा ही था, लोग नहीं निकले थे। नहीं तो ऐसी गाड़ी देखकर जिसका ड्राइवर ही कोई ना हो, सारे लोग वहां जमा हो जाते हैं और शहर में तमाशा बन जाता। वापिस आकर मारिया ने नाग से कहा, भाई मैं तो भूल ही गई थी कि खुद किसी से बात नहीं कर सकती। मैंने किसी होटल वाले से कमरे का पूछा तो कमरा देने की बजाय गश खाकर गिर पड़ेगा। हाँ मारिया, नाग हंसा, मैं जानता था तुम वापस आ जाओगी। अच्छा अब जरा जल्दी जाओ और किसी अच्छी जगह का बंदोबस्त कर वापस आना। अभी जाता हूँ बहन। इतना कहकर नाग ने कार स्टार्ट की और शहर में आ गया। अब दिन चढ़ आया था। घूमते फिरते काफी दूर निकल गया। यहाँ पहाड़ियाँ शुरू हो गई थी। नाग ने देखा कि पहाड़ के ऊपर एक बड़ी खामोश अकेली सी इमारत खड़ी है। नाग ने पूछा, ये जगह मुनासिब रहेगी इन लोगों के आराम करने के वास्ते, मगर सवाल ये है कि ये इमारत कोई होटल है या क्या है? अगर सरकारी दफ्तर होता तो फिर क्या होगा? वैसे जगह बड़ी मुनासिब है, शहर से अलग थलग है बिल्कुल। ये बातें सोचते हुए नाग कार लेकर इस इमारत के करीब आकर एक जगह रुक गया। दरख्तों के नीचे उसने एक जगह कार खड़ी की और खुद इस इमारत के सामने आकर खड़ा हो गया। इसके बाहर एक
बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था रॉयल होटल। नाग बड़ा खुश हुआ, इसकी दिली मुराद बढ़ आई थी। इसने होटल की लॉबी में जाकर काउंटर पर देखा, एक खुशबाश सा कटे हुए बालों वाली लड़की खड़ी फोन पर किसी से बातें कर रही थी हंस हंस कर। जी हाँ नवाब साहब, मैं अभी अभी ड्यूटी पर आई हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। जी नहीं, इस वक्त तो होटल में कोई भी कमरा नहीं है। बहरहाल मैं कोशिश करूंगी, अगले महीने मिल जाएगा पूरा सेट। नाग खामोशी से खड़ा रहा। इसका लिबास मामूली पतलून और कमीज था, पाँव में चप्पल पहनी थी। फोन बंद कर लड़की ने नाग को सर से पाँव तक देखा। वो कुछ मुतासर ना हुई, सोचने लगी ये कोई सफाई वगैरह करने वाला होगा। जी फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? नाग ने कहा, मुझे होटल में 3 कमरों का एक सेट चाहिए। लड़की ने एक बार फिर नाग को सर से पाँव तक देखा और नफरत से होंठ सुकेर कर बोली, आप कहाँ से आए हैं? नाग ने कहा, मैं अपने माँ बाप के साथ मदारी से आया हूँ। लड़की ने कहा, तो फिर किसी सराय में जगह नहीं मिली आपको? क्या मतलब? नाग ने पूछा। लड़की ने कहा, मेरा मतलब कि इस शाही होटल में अव्वल तो जगह है ही नहीं। अगर जगह होती भी तो आप इसे हासिल नहीं कर सकते थे। क्यों? इसलिए कि इस होटल में नवाब, राजा, महाराजा और कमिश्नर और लॉर्ड आकर ठहरते हैं। आपको पता है इसके कमरे का रोजाना का किराया क्या है? क्या होगा? लड़की ने कहा, 1000 रुपया रोजाना का किराया है। क्या आप दे सकते हैं? नाग ने बड़े आराम से कहा, जी हाँ मैं दे सकता हूँ। कहिए तो अभी अदा कर दूं? लड़की समझ गई कि ये कोई चोर और चक्का है या कोई फ्रॉडी है। कहीं से मारदार करकर 7-8 हजार रुपये लाया है और यहाँ ठहर कर कोई दूसरा फ्रॉड करना चाहता है। इस किस्म के लोग अक्सर इनके यहाँ आते रहते थे, जिन्हें ये लोग कभी होटल में जगह नहीं देते थे। लड़की ने कहा, माफ कीजिएगा, हमारे पास कोई कमरा खाली नहीं है। नाग ने कहा, देखिए मुझे एक कमरे की सख्त जरूरत है, मेरी माँ और भाई बीमार है। लड़की ने कहा, तो फिर आप इन्हें शहर के किसी दूसरी जगह ले जाएं। ये क्या जरूरी है कि आप इसी होटल में ठहरना चाहते हैं? नाग ने कहा, असल में ये बड़ी खूबसूरत जगह है। मुझे उम्मीद है मेरी माँ और भाई इस जगह बड़ी जल्दी अच्छे हो जाएंगे। लड़की चुनचुला के तंग आकर बोली, जनाब आपसे कह दिया है कि कमरा नहीं है, आप तशरीफ ले जा सकते हैं। उसने घंटी बजाकर बेड़े को कहा, साहब को बाहर का रास्ता दिखा दो। बेड़ा आगे बढ़ा। उसने नाग को बाजू से पकड़कर पीछे धकेलने की कोशिश की। नाग ने 1 सेकंड के हजारे हिस्से में अपनी एक झलक बेड़े को दिखा दी। बेड़े ने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक जबरदस्त शेर नुमादार हुआ है। इसने जोर से गरज मारी और फिर गायब हो गया। बेड़ा ड्रम से फर्श पर गिर पड़ा। लड़की घबरा गई। इससे पहले कि वो बेड़े को उठाती, नाग ने करीब आकर लड़की को आंखों में घूरकर कहा, क्या अब भी मुझे कमरा मिलेगा या नहीं? लड़की ने कहा, हाँ हाँ, और जैसे किसी जादू के असर से दराज में से एक चाबी निकालकर नाग के हवाले करते हुए कहा, दूसरी मंजिल, 12 नंबर कमरा। शुक्रिया। नाग चाबी लेकर ऊपर चला गया। लड़की ने दूसरे बेड़े को बुलवाया और बेहोश बेड़े को होश में लाने की कोशिश करने लगे। वो होश में आया तो लड़की ने पूछा, क्या हुआ था तुम्हें? बेड़े ने खौफजदा नजरों से चारों तरफ देखा। मुझ पर एक शेर ने हमला कर दिया था। लड़की ने गहरा सांस लिया। दिल में सोचा, ये शख्स पागल हो गया है, जरूर इसे मिर्गी का दौरा पड़ा होगा। बेड़ा कहे जा रहा था, वो आदमी शेर है। इसका चेहरा एकदम से शेर बन गया था। शेर ने मुझ पर हमला किया था। बेड़े से उठाकर अंदर ले गए। लड़की ने मालिक को फोन करके कहा कि उसने आकर सारे हालात सुने और लड़की से कहा, अगर ये पागल है तो तुम्हें क्या हो गया था कि तुमने इस शख्स को यूं ही चाबी थमा दी और कमरा दे दिया? क्या तुमने इससे एड्रेस दिया था? जी नहीं। तो फिर तुम्हें क्या हो गया था? लड़की ने कहा कि खुदा जाने। इसकी आंखों में ऐसी कशिश थी कि मुझ पर जैसे किसी ने जादू सा कर दिया था। मालिक ने सर पकड़ लिया। अरे बंद करो ये बक बक और जाओ अभी ऊपर जाकर इस शख्स से 15 दिनों का किराया एडवांस लो, नहीं तो अभी तुम्हें नौकरी से बर्खास्त कर दूंगा। लड़की ऊपर जाने ही वाली थी कि उन्हें नाग सीढ़ियों से आता दिखाई दिया। जब वो करीब आया तो मालिक ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। माफ कीजिएगा, अगर आपको मेरी क्लर्क ने कमरा दे ही दिया है तो आपको हमारे असूल के मुताबिक 15 दिनों का एडवांस यानी 15,000 रुपये इसी वक्त अदा करने होंगे, नहीं तो आप चाबी हमारे हवाले करके यहाँ से तशरीफ ले जाए। नाग मुस्कुराया, बस इतनी सी बात है जिसके लिए आपने शोर मचा रखा है। नाग ने पतलून की जेब में हाथ डालकर एक बड़ा लिफाफा निकाला, उसे काउंटर पर रखा जिसमें 100 के नोटों की गड्डियां निकालकर गिनने लगा। जब 15,000 रुपये पूरे हो गए तो इन्हें मालिक की तरफ बढ़ाकर बोला, ये लीजिए 15 दिनों का किराया। मालिक खामोश रहा। उसने रुपया लेकर अलमारी में रखे और रसीद लिखकर दे दी। वो यही समझा कि ये कोई चोर चक्का है, कहीं से डाका मारकर पैसे लाया है और यहाँ रहकर
किसी दूसरे डाके की तैयारी करने लगा है, लेकिन बहरहाल इसे कमरा दिया जा चुका था। नाग चला गया तो मालिक ने सब बेड़ों को बुलाकर कहा, ये शख्स मुझे कोई खतरनाक आदमी मालूम होता है। आप लोग इससे खबरदार रहें और जरा सी भी कोई उल्टी सीधी बात देखें तो फौरन मुझे फोन करें। बहुत अच्छा जनाब। नाग गाड़ी में बैठकर वापस खंडर में आ गया। चलो भाई, बड़ी खामोश जगह पर एक होटल में कमरा मिल गया है। बहुत अच्छा हुआ, अब देर नहीं करनी चाहिए। उसी वक्त उन्होंने बड़ी रानी और राजकुमार को गाड़ी में डाला और गाड़ी स्टार्ट कर रॉयल होटल वाली पहाड़ी में आ गए। कमरा दूसरी मंजिल पर था। काफी बड़ा कमरा था, खूब सजा हुआ था, बिल्कुल महल का कमरा लगता था। कलीन बिछे थे, रेशमी पर्दे पड़े थे और मारिया ने बड़ी रानी और राजकुमार को बिस्तर पर लटा दिया। मारिया ने कहा, नाग, इनके लिए किसी डॉक्टर से मशवरा करके कोई ताकत की दवा देनी चाहिए। अभी जाकर ले आता हूँ, लेकिन पहले इन्हें बेहतरीन खाना तो देना होगा। ठीक है। नाग ने घंटी बजाकर बेड़े को बुलाया और कहा, जितनी जल्दी हो सके 4 आदमियों के लिए मुर्ग की यखनी, कोफ्ते, बुना हुआ मुर्ग, पुलाव, बिरयानी, जर्दा और बादामों की फिरनी जल्दी से लेकर आओ। बेड़े ने कहा, अभी लाया हुजूर। फिर पलट कर बोला, मगर हुजूर आप तो 3 आदमी हैं, चौथा आदमी कहाँ है? अब नाग को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। झट बोला, हमारा एक मेहमान अभी आने वाला है। मारिया की हंसी निकल गई। इस हंसी की आवाज़ बेड़े ने सुनी तो चौंक कर इधर उधर देखा। शायद वो औरत हंसी है जो बिस्तर पर लेटी है, मगर बड़ी रानी बिल्कुल खामोश थी। बेड़ा कुछ परेशान सा होकर जल्दी से बाहर निकल गया। मारिया ने कहा, भाई नाग भैया, आप भी बड़े भुलक्कड़ हैं। यह भी ना सोचा कि चौथा आदमी कहाँ से पैदा करोगे? राजकुमार ने कहा, मेरा ख्याल है बेड़े को शक हो गया है। अरे इस किस्म की बातों का फिक्र ना करो, आप डट कर खाना खाओ। बड़ी रानी ने कहा, बेटा तुम इतने रुपए कहाँ से लाए थे? अच्छा, मैं अपने शहर जाकर तुम्हारी एक एक पाई अदा कर दूंगी। नाग ने कहा, बड़ी रानी, मैं आपका बेटा हूँ, मुझे तो खिदमत करने का मौका मिला है। लाश गायब। नाग शहर वाली जगह पर दुआएं लेने चला गया। कमरे में राजकुमार, बड़ी रानी और मारिया अकेले रह गए। काउंटर में बैठी लड़की को एक टेलीफोन आया। कोई मर्द दूसरी तरफ से बोल रहा था, हेलो, रॉयल होटल? जी हाँ, फरमाइए। देखिए, यहाँ कोई मुसाफिर आकर ठहरे हैं? जी यहाँ तो हर रोज मुसाफिर आकर ठहरते हैं। जी नहीं, मेरा मतलब इन दिनों कोई उदेर उम्र औरत आपके होटल में आकर ठहरी है? जी यहाँ तो हर रोज कोई ना कोई उदेर उम्र औरत आकर ठहरती है। शुक्रिया। उसने फोन बंद कर दिया। लड़की ने सोचा कोई अहमक दूसरी तरफ से फोन कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ कोई अहमक नहीं था, बल्कि बेहराम एक खास जासूस था जिसे राजा ने बड़ी रानी को ढूंढने के काम पर लगा दिया था। इस शख्स ने बड़ी रानी के शहर वाले मकान के इर्द गिर्द भी अपने आदमी फैला दिए थे। बेहराम ने शहर के सारे होटलों में फोन कर पता करवा लिया था। अब रॉयल होटल भी उसने फोन किया था। राजा ने कहा, इतने ऊंचे होटल में से ठहरने की क्या जरूरत है? बड़ी रानी इस शहर में नहीं है, वो जरूर किसी दूसरे शहर जा चुकी है। बेहराम ने कहा, मुझे यकीन है वो इसी शहर में किसी जगह छुपी है और इसके साथ जो आदमी है वो आप पर हमला करने का प्रोग्राम बना रहा है। राजा घबराकर बोला, क्या कहा? मुझ पर हमला करने का प्रोग्राम? वो क्यों? इसलिए कि अगर आपकी राह में बड़ी रानी एक रुकावट है तो इसकी राह में आप सबसे बड़ी रुकावट, और फिर आपने तो बड़ी रानी की राजगद्दी पर कब्जा किया है। तुम ठीक कह रहे हो। फिर इसका क्या इलाज किया जाए? बेहराम ने कहा, बस मुझे जरा पता चल जाए वो कहाँ है, इसके बाद रानी को रास्ते से हटाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। फिर अब तुम इसे कहाँ तलाश करोगे? ये आप मुझ पर छोड़ दें। इतना कहकर बेहराम जासूस बाहर निकल गया। ये बड़ा शाही जासूस था। इसने बड़े बड़े लोगों को पकड़ा था और इसकी गर्दन पर कई लोगों का खून था। हमेशा ऊंचे लोगों के लिए काम करता था और हजारों रुपए फीस के लेता था। कत्ल तो ऐसी होशियारी से करता था कि जरा सा भी सबूत नहीं मिल सकता था। लोग यही समझते थे कि मरने वाले ने खुदकुशी की है। अब वो बड़ी रानी के पीछे लग गया था, मगर ये उसकी बदकिस्मती थी कि इससे वो बिल्कुल खबर नहीं थी कि बड़ी रानी के साथ इस वक्त लोग उसकी हिफाजत कर रहे थे, जो बेहराम जैसे हजारों जासूसों को इससे पहले ठिकाने लगा चुके थे, यानी मारिया और नाग। बेहराम बड़ा मकार था। राजा को ख्याल था कि बड़ी रानी शहर से बाहर चले गई है, मगर बेहराम ने ठीक सोचा था कि वो इसी शहर में है और किसी आला तरीन होटल में ठहरी हुई है, क्योंकि वो अमीर तरीन खानदानी औरत है, रुपए खर्च कर सकती है। फिर राजा ने इसके बेटे को भी मरवा दिया है, इसलिए बड़ी रानी राजा से बदला लेने की स्कीम बना रही है और इसी शहर नागपुर में बैठकर ये स्कीम तैयार कर रही है। राजा ने जासूस बेहराम को बड़ी रानी की एक तस्वीर दे रखी थी ताकि उसे पहचानने में आसानी हो। बेहराम जासूस एक रोज रॉयल होटल आ गया। काउंटर पर इसने बड़ी खुश अखलाकी से लड़की को सलाम किया।
इधर उधर की बातें करने लगा। उसने अपना तारुफ एक सियाह की हसीयत से करवाया था जो सुबह सिंध से सैर करने आया था। यूं ही बातें करते करते उसने लड़की को बड़ी रानी की तस्वीर दिखाई और पूछा, बहन मैं इस औरत की तलाश में हूँ। ये असल में मेरे एक दोस्त की माँ है। बड़ी मालदार औरत है, घर से नाराज होकर आ गई है। कुछ दिमाग में खराबी भी है, कहीं इस होटल में तो नहीं आकर ठहरी। लड़की ने औरत की तस्वीर देखी तो कहा, इस शक्ल की औरत तो आज सुबह ही ऊपर वाली मंजिल में आकर ठहरी है। बड़ा नंबर कमरा है इसका। बेराम जसूस की तो बांचें खिल गईं। क्या इस औरत के साथ कोई आदमी भी है? क्यों नहीं, दो आदमी हैं। एक तो बड़ा पुरस्कार आदमी है, कोई जादूगर मालूम होता है। दूसरा नौजवान सा लड़का है, बीमार बीमार सा साथी बेचारा। जसूस बेहराम ने खुश होकर लड़की को जेब से 100 रुपये का नोट निकाल कर दिया और कहा, अच्छी बहन, ये अपनी खुशी से तुम्हें नजर कर रहा हूँ, इनकार कर मेरा दिल ना तोड़ना। लड़की ने मुस्कुराकर 100 रुपया रख लिया। असल में जसूस इस लड़की को असल में बेहराम जसूस इस लड़की को अपनी साइड में लगाना चाहता था ताकि आइंदा भी इससे मदद ली जा सके। बेहराम जसूस कमरे का नंबर दोबारा पूछकर ऊपर दूसरी मंजिल में आ गया। शाम हो रही थी, कमरे में रोशनी हो गई थी। बेहराम जसूस की जेब में बड़ा हुआ 6 गोलियों वाला रिवॉल्वर था। बड़ा नंबर वाले कमरे के सामने आकर वो रुक गया। दरवाजा अंदर से बंद था। मारिया किसी काम से अभी अभी बाहर गई थी। बेहराम जसूस ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से राजकुमार ने आकर दरवाजा खोला। बेहराम जसूस ने राजकुमार को जिंदा देखा तो एक बार वो भी लड़स गया। ये किस तरह से हो सकता है? इसको तो सांप ने काट खाया था, ये तो मर गया था, इसे जमीन में दफन किया था। राजकुमार ने पूछा, आप किससे मिलना चाहते हैं? बेहराम जसूस ने देखा कि अंदर एक पलंग पर बड़ी रानी आराम कर रही थी। इसकी तस्दीक हो गई थी। बेहराम ने सर झुकाकर कहा, माफी चाहता हूँ, मैं गलत कमरे पर आ गया था। इतना कहकर वो चला गया। राजकुमार ने दरवाजा बंद कर दिया। उसी वक्त बेहराम भागा भागा राजा के पास आया और सब कुछ बता दिया। राजा ने जब ये सुना कि राजकुमार अभी जिंदा है तो इसके तो पांव तले से जमीन निकल गई। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इसे अपनी आंखों के सामने संदूक में बंद कर जमीन में दफन किया था। वो दोनों इसी जगह आए जहां उन्होंने लाश को दफन किया था। क्या देखते हैं कि कब्र खाली पड़ी है और संदूक गायब है। राजा ने सर पर हाथ मारकर कहा, लाश भाग गई, मेरा दुश्मन जिंदा है, अब क्या होगा? फिर जसूस की तरफ देखकर कहा, बेहराम मेरी मदद करो। बेहराम जसूस, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा, मेरी मदद करो। कम से कम इस राजकुमार को जरूर जाकर कत्ल कर दो। बेहराम ने कहा, महाराज घबराइए मत, मैं राजकुमार के साथ बड़ी रानी को भी हलाक कर सकता हूँ, आप फिक्र ना करें। लेकिन सवाल यह है कि सांप का डसा मरा हुआ राजकुमार फिर से कैसे जिंदा हो गया? जरूर कोई जादूगरी हुई है। होटल की लड़की ने मुझसे कहा था कि बड़ी रानी और राजकुमार के साथ जो आदमी है वो कोई जादूगर मालूम होता है। जो कुछ भी हो, तुम इन दोनों को आज ही रात जाकर ख़त्म कर दो। मैं तुम्हें 50 रुपये नकद अदा करता हूँ। मुझे तुम इन दोनों के सर काट कर ला दो, मैं तुम्हें 45,000 रुपये फी सर के हिसाब से दूंगा। ऐसा ही होगा महाराज। और बेहराम जसूस किले से निकल आया। वो कार में सवार होकर सीधा अपने फ्लैट पर गया। उसने जेब में बड़ा चाकू रखा और साथ एक थैला लिया और आधी रात को रॉयल होटल की तरफ रवाना हो गया। उसने अपना हुलिया भी तब्दील कर लिया था ताकि किसी को शक ना पड़े। वो होटल की पिछली तरफ आ गया। यहाँ अंधेरा था। उसने देखा बड़ी रानी के कमरे की खिड़की बंद थी और अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। जसूस बेहराम ने रस्सी के सहारे चलना शुरू कर दिया। जब वो खिड़की के पास पहुंचा तो उसने शीशे में से झांक कर अंदर देखा। अंदर बड़ी रानी तो सो रही थी, राजकुमार बिस्तर पर पहलू बदल रहा था। जसूस बेहराम बड़ा खुश हुआ कि दोनों के सिवा वहाँ कोई नहीं था। उसे क्या खबर थी कि इसकी मौत मारिया इसी कमरे में मौजूद थी। यह अलग बात है कि वो कोने में कलीन पर सो रही थी। बेहराम ने एक कटर की मदद से बड़े आराम से खिड़की का शीशा उतारकर नीचे घास पर फेंक दिया। वो बड़ा माहिर था ऐसे कामों में। इतने आराम से अंदर कमरे में कूद गया कि राजकुमार को खबर भी ना हुई। जाते ही उसने पिस्तौल राजकुमार के सीने पर रख दिया। खबरदार, अगर जरा आवाज निकाली तो गोली मार दूंगा। फिर उसने राजकुमार के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और बड़ी रानी की तरफ बढ़ा। वो चाहता था कि दोनों के साथ काटने से पहले उनके मुंह बंद कर दे ताकि कोई वो आवाज ना निकाल सके। बड़ी रानी सो रही थी। जसूस बेहराम उसके मुंह में कपड़ा ठूंस रहा था। रानी की चीख निकल गई। इस चीख ने मारिया को बेदार कर दिया। यह राजकुमार और बड़ी रानी की खुशकिस्मती थी कि अगर बड़ी रानी चीख ना मारती तो बेहराम आज भी बड़ी कामयाबी से अपना काम कर गया था। दोनों के सर काट कर ले गया था। मारिया ने उठकर देखा, एक डाकू किस्म का आदमी चेहरे को काले कपड़े से छुपाए बड़ी रानी के मुंह में कपड़ा ठूंस रहा है। मारिया ने देखा कि राजकुमार भी अपने पलंग पर बंधा है, बेबस पड़ा था। मारिया ने सोचा ये कोई राजा का भेजा हुआ आदमी है और बड़ी रानी को अगवा करने आया। मगर जब बेहराम ने जेब से चमकता हुआ खंजर निकाल लिया तो मारिया के होश उड़ गए। अरे ये बखत उन्हें कत्ल कर रहा है।
मारिया ने वहीं से छलांग लगाई और एक ऐसा हाथ बेहराम के बाजू पर मारा कि खंजर उसके हाथ से छूटकर दूर जा पड़ा। बेहराम ने पलटकर देखा ये कौन था, उसे कोई भी नजर न आया। राजकुमार और बड़ी रानी ने जब देखा कि मारिया जाग पड़ी है तो उनकी जान में जान आई। बेहराम को एकदम लड़की की बात याद आ गई कि उनके साथ एक जादूगर किस्म का इंसान भी है, ये कोई जादूगरी ही है। बेहराम ने रिवॉल्वर निकाला ही था कि बड़ी रानी को हला कर सके कि मारिया ने दूसरा हाथ उसका दूसरे कंधे पर भी जोर से मार दिया। रिवॉल्वर उसके हाथ से दूर जा गिरा। मारिया ने रिवॉल्वर और खंजर उठाकर दराज में रख दिया। बेहराम जासूस का एक कंधा उतर गया था और वो दर्द से कराह रहा था। उसे वहां हलाक नहीं करना चाहती थी क्योंकि फिर इन पर शक किया जा सकता था। इसने बेहराम जासूस के सर पर जोर से एक डंडा मार दिया। वो बेहोश हो गया। फिर उसे उठाकर खिड़की से नीचे फेंक दिया। नीचे गिरते ही बेहराम की खोपड़ी और हड्डियां सुरमा बन गई। सुबह होटल के अकब में बेहराम की लाश मिली। लड़की ने कहा ये शख्स इसके पास आया था और बड़ी रानी का पूछ रहा था। साफ जाहिर था कि बेहराम होटल की दूसरी मंजिल के कमरे में शीशा तोड़कर गया था और डाका मारने या उन्हें हलाक करने की कोशिश की थी। मारिया ने उसका खंजर भी नीचे फेंक दिया था। पुलिस लाश उठाकर ले गई। राजा को जब बेहराम की मौत की खबर मिली तो बड़ा परेशान हुआ। नाग ने भी खुदा का शुक्र अदा किया कि मारिया जाग पड़ी थी। नाग ने कहा मैं ना कहता था कि राजा ने कातिल पीछे लगा छोड़े हैं। अब हमें राजा को जितनी जल्दी हो सके ख़त्म कर देना चाहिए ताकि बड़ी रानी और राजकुमार अच्छे से रह सके। उधर राजा का परेशानी के मारे बुरा हाल हो रहा था। वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। रानी से मशवरा करने के बाद उसने काले भूत को बुलवा लिया और कहा सुनो बड़ी रानी और राजकुमार रॉयल होटल के कमरा नंबर 12 में है। अभी जाकर इन दोनों को कत्ल कर दो। मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा। काला भूत बोला मगर राजकुमार को तो मैं एक बार मार चुका हूँ। बकवास बंद करो, इसे एक बार फिर मार डालो। चलो जल्दी करो, जो हुक्म सरकार। काला भूत रॉयल होटल की तरफ चल पड़ा मगर दिल में वो बेहराम जासूस के अंजाम से डर रहा था। इसके लिए इतना ही खौफ काफ़ी था कि राजकुमार फिर से कैसे जिंदा हो गया। आखिर वो भी रॉयल होटल आ गया। उसने भी आधी रात को बेड़े का बेस बदला, जेब में खंजर रखा और बड़ा नंबर कमरे पर जाकर दस्तक दी। अंदर से राजकुमार ने पूछा कौन है? जी आपका तार आ गया है। हमारा तार कहाँ से आ गया? जी तार पर आपका नाम लिखा है, देख लें आकर। नाग भी अंदर ही था। उसने राजकुमार को पीछे किया और खुद दरवाज़ा खुला। सामने काला भूत बेड़े की शक्ल में खड़ा था। नाग ने उसे अंदर बुला लिया और फिर इसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा कि वो सच सच बता दे कौन है और आधी रात को उसे किसने भेजा है। काला भूत परेशान हो गया। नाग ने उसे एक थप्पड़ मारा तो उसने सच सच साफ साफ बता दिया कि राजा ने राजकुमार और बड़ी रानी को मारने के लिए भेजा है। नाग ने कहा जाकर राजा से कह दे कि अब अपनी जान की खैर मनाए, अब इसकी बारी है। काला भूत वहां से भाग गया। जाकर राजा को सारी बात बयान कर दी। राजा ने काले भूत को खूब मारा और फिर रानी से मशवरा कर नागपुर से रातों रात कार में सवार होकर पहाड़ी मुकाम पर चला गया ताकि वहां जाकर आराम से राजकुमार और बड़ी रानी को रास्ते से हटाने के बारे में कोई स्कीम तैयार कर सके। पुरानी सराय अंबर नागपुर शहर की हवालात में बंद था। उस पर कत्ल के इल्जाम में मुकदमा चला जा रहा था। इत्तेफाक से जो आदमी कत्ल हुआ था उसका एक रिश्तेदार अदालत में जज लगा था। उसने बड़ी तेजी से मुकदमे की कार्रवाई पूरी कर अंबर को फांसी की सजा सुना दी। अंबर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की जरूरत ही महसूस न की। अंबर को जेल की काल कोठरी में बंद कर दिया गया। उसने एक रोज जेल के वार्डन से कहा भाई आप लोग तो खामखा मेरा और अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। ना आप मुझे मार सकते हैं ना मैं मर सकता हूँ। अपने अफसर से कहो मुझे छोड़ दे। वार्डन ने नफरत से कहा बकवास बंद करो, तुम कातिल हो, तुम्हें फांसी की सजा मिलने वाली है। परसों सुबह सुबह तुम्हें फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा। अंबर बोला यही तो मैं कह रहा हूँ कि तुम परसों मुझे फांसी नहीं दे सकोगे। अभी मेरे मरने का हुक्म नहीं आया। तुम देख लेना, तुम लोगों को शर्मिंदगी होगी और मैं फांसी के तख्ते से जिंदा सलामत उतर आऊंगा। चलो चलो परे हट कर बैठ जाओ, खुदा को याद करो। वार्डन ने जाकर जेल के अफसर को बताया कि फांसी का मुजरम ये कहता था। अफसर भी हंसा और बोला सभी फांसी पाने वाले यही कहा करते हैं। तुम ऐसा करो कि फांसी घर की सफाई शुरू करवा दो। जो हुक्म जनाब। अंबर के साथ वाली कोठरी में एक नौजवान लड़का कैद था। उसको भी फांसी की सजा मिलने वाली थी मगर अभी उसकी तारीख मुकर्रर नहीं हुई थी। वो दुबला पतला सा नौजवान था। हर वक्त सर झुकाए खामोश बैठा रहा था। किसी वक्त अपनी माँ को याद कर रोने लगता। अंबर ने लोहे के जंगले के साथ लगकर एक रोज उससे पूछा तुमने जब एक इंसान को कत्ल किया है तो फिर अब रोते क्यों हो? इस लड़के का नाम मूर्ति था। कहने लगा मैंने खून नहीं किया, खून मेरे एक रिश्तेदार ने किया था जो भागकर गैर इलाके में चला गया है।
उन्होंने मुझे इस मुकदमे में फंसा दिया, झूठी गवाहियाँ डालकर मुझे फांसी की सज़ा सुनवा दी। मेरी बूढ़ी माँ है, अगर मुझे फांसी होगी तो मेरी बूढ़ी माँ मर जाएगी। अंबर खामोश रहा। दूसरे रोज़ मूर्ति की बूढ़ी माँ उससे मिलने आई। वो बहुत रो रही थी और अपने बच्चे के सर पर हाथ फेर फेर कर बयान कर रही थी। अंबर के दिल में उसकी माँ के बयान का बड़ा असर हुआ। उसे यकीन हो गया था ये लड़का मूर्ति बेगुनाह है। उसके एक बुरे रिश्तेदार ने भी अंबर को बताया कि मूर्ति ने खून नहीं किया और ये बेगुनाह माना जा रहा है। अंबर ने दिल में फैसला कर लिया कि वो मूर्ति को बचाकर अपने साथ ले जाएगा। उसने मूर्ति से कहा, मूर्ति तुम अपनी माँ से कहो कि इस शहर से कहीं दूर चली जाए। वो क्यों अंबर भाई? मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा, फिर तुम अपनी माँ के पास शहर से दूर चले जाना ताकि पुलिस तुम्हें दोबारा गिरफ्तार ना कर सके। मूर्ति के चेहरे पर उदास मुस्कुराहट आई। भाई अंबर, तुम्हारी हमदर्दी का बहुत शुक्रिया। अब तो मेरी किस्मत में फांसी का फंदा लिखा चुका है। मूर्ति ने सोचा, भला ये नौजवान जिसे खुद एक रोज बाद फांसी मिलने वाली है, इसकी क्या मदद कर सकेगा। बहरहाल इसकी हमदर्दी का मूर्ति ने बहुत शुक्रिया अदा किया और सर झुकाकर आंसू बहाने लगा। अंबर ने कहा, ये बताओ कि क्या इस मुल्क में कोई ऐसी जगह भी है जहां तुम अपनी माँ के साथ पुलिस की निगाहों से बचकर रह सको। मूर्ति ने कहा, भाई ऐसी एक जगह बिंदिया चल के पहाड़ों में एक गांव है जहां मेरी माँ का एक छोटा भाई खेती बाड़ी पर गुजारा करता है, मगर अब तो जिंदगी में कभी इस गांव में नहीं देख सकता। इसे याद करने का फायदा ही नहीं। अंबर ने कहा, मैं जो कुछ तुम्हें कह रहा हूँ इसे गौर से सुनो। मैं आज रात तुम्हें अपने साथ यहाँ से निकाल कर ले चलूंगा, फिर तुम अपनी माँ को लेकर रातों रात यहाँ से निकल जाना। मूर्ति ने अंबर को देखा, शुक्रिया भाई, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि कल सुबह तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। इस किस्म की बातें करने से बेहतर है कि तुम अपने खुदा को याद करो। तुम्हारा आखिरी वक्त है। अंबर हंसा। मूर्ति, तुम्हें अभी मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा, लेकिन आधी रात को जब तुम अपनी आंखों से देखोगे तब तुम्हें यकीन आएगा। इतने में वार्डन ने जोर से आवाज लगाई, बातें बंद करो तुम लोग, पीछे हट जाओ। अंबर ने सरगोशी में मूर्ति से कहा, आज रात तैयार रहना, और पीछे हट कर बैठ गया। रात गुजरती जा रही थी। सुबह 3 बजे अंबर को फांसी मिलने वाली थी। मूर्ति को अंबर की मौत का बहुत अफसोस हो रहा था। वो समझ गया कि अंबर की मौत का वक्त करीब पहुंचने की वजह से उसका दिमाग चल गया है जो इस किस्म की बातें कर रहा है। आह बेचारा अंबर भाई, कल इसकी लाश दरिया के किनारे दफन कर दी जाएगी। यह सोचकर मूर्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसकी भी 2-1 रोज बाद में तारीख मुकर्रर थी, फिर उसे भी फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा। रात गुजरती चली गई। उधर फांसी घर में फांसी की तैयारियां शुरू हो गई थी। रस्सा बांधा जा रहा था। अंबर अपनी कोठरी में फरार होने के लिए बिल्कुल तैयार था। उसने मूर्ति की दीवार से मुंह लगाकर कहा, मूर्ति तैयार हो जाओ। मूर्ति जाग रहा था। अंबर की आवाज़ सुनकर सोचने लगा, बेचारा मौत को सामने देखकर दीवानों की तरह से बातें कर रहा है। भला जिस शख्स को 1 घंटे बाद फांसी मिलने वाली हो वो कभी जेल से फरार हो सकता है। अभी मूर्ति ये सोच ही रहा था कि उसे सलाखों के टेढ़ा होने की हल्की सी आवाज़ आई। मूर्ति लपक कर जंगले के साथ लगकर देखने लगा। इसने जो देखा वो हैरान रह गया। क्या देखता है कि अंबर एक हाथ से कोठरी की लोहे की मजबूत सलाखों को टेढ़ा कर रहा है। वहाँ कोई नहीं था। बरामदे में अंधेरा था। सिर्फ जरा दूर कोने में एक लैंप जल रहा था। मूर्ति फटी फटी नजरों से अंबर को देखने लगा। अंबर ने देखते देखते सलाखों को दोहरा कर दिया और खुद बाहर निकल आया। इस तरह इसने मूर्ति की कोठरी की सलाखों को भी टेढ़ा कर दिया और कहा, जल्दी से मेरे पीछे पीछे चले आओ। मूर्ति कुछ देर खड़ा रहा और सोचता रहा कि जाए कि ना। अंबर ने पलटकर जोर से सरगोशी की, क्या सोच रहे हो अहमक, भागो मेरे साथ। मूर्ति एकदम कोठरी से निकला और अंबर के पीछे पीछे भागने लगा। बरामदे में से गुजरकर वो दूसरे बरामदे में आए तो उन्हें एक सिपाही ने देख लिया। वो सीटी बजाने ही लगा था कि अंबर ने उसकी गर्दन पर ऐसा हाथ मारा कि वो कलाबाजियां खाकर दूर जा गिरा, फिर उठ ना सका। अंबर ने मूर्ति का हाथ पकड़ा और इसे घसीटता हुआ जेल की दीवार के नीचे आ गया। यहाँ जरा फासले पर दीवार के ऊपर एक लैंप जल रहा था जिसकी रोशनी चारों तरफ पड़ रही थी। अंबर ने मूर्ति से कहा, इस दीवार के मगरबी कोने में एक गोल सीढ़ी ऊपर तक जाती है। हमें इस बुर्ज में पहुंचकर दूसरी तरफ छलांग लगानी होगी, घबराना बिल्कुल नहीं। मूर्ति ने आहिस्ता से कहा, बुर्ज पर तो 2 सिपाही मशीन गन्ने लेकर हर वक्त पहरा देते हैं। ये बात तो मुझ पर छोड़ दो, आओ मेरे साथ। अंबर और मूर्ति आगे पीछे दीवार के साथ लगकर खड़े थे। वो झुक कर चल रहे थे। रात की वजह से वहां ज्यादा पहरेदार नहीं थे। ऊपर बुर्ज पर सुरख लाइट भी रखी थी और अब 2 सिपाही मशीन गन्ने उठाए पहरा दे रहे थे, मगर इनका मुंह दूसरी तरफ था। ये इनकी गलती थी। कम से कम एक सिपाही का मुंह पीछे की तरफ होना चाहिए था। अंबर और मूर्ति बुर्ज की गोल सीढ़ियों वाले दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजा खुला था। अंबर ने मूर्ति को साथ लिया और दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। फिर उसे कहा कि तुम मेरे पीछे आओ।
हरगिज आवाज कोई आवाज ना करना, मैं जो करूँ इसको खामोशी से देखना। बहुत अच्छा। मूर्ति घबराया हुआ था, मगर उसे अब अंबर पर भरोसा हो रहा था। उससे अंबर कोई गैर मामूली इंसान नहीं लगा था, बल्कि कोई बहुत ज्यादा ताकतवर इंसान लगा था। अंबर खामोशी से दबे पांव सीढ़ियां चढ़ता ऊपर आ गया। उसने दरवाजे की ओर से देखा तो दोनों पहरेदार सिपाही खड़े नीचे झांक रहे थे। दीवार काफी ऊंची थी, नीचे एक खाई थी। अंबर ने सीढ़ी की हल्की सी आवाज पैदा की। सिपाही चौंके। यह आवाज किसकी थी? सीढ़ियों में से आई थी। अंबर असल में उन्हें सीढ़ियों के अंदर लाना चाहता था, ताकि गोली चले भी तो इसकी आवाज गोल सीढ़ियों में दब जाए, और ऐसा ही हुआ। दोनों सिपाही सीढ़ियों की तरफ लपके। अंबर दीवार के साथ लगकर अंधेरे में खड़ा हो गया। जब दोनों सिपाही करीब आए तो एक ने चीख कर कहा, यह फांसी का कैदी है। दूसरे सिपाही ने जड़ से फायर कर दिया। मशीन गन से 7 गोलियां निकलकर अंबर के सीने से टकराई और सीढ़ियों में गिर गई। सिपाही का ख्याल था कि कैदी अभी जमीन पर गिर पड़ेगा और तड़प तड़प कर मर जाएगा। गोलियों की आवाज नीचे खड़े मूर्ति ने भी सुन ली और इसका दिल धड़क उठा। अंबर भाई को गोली लग गई। उसने सोचा और भागने ही वाला था कि अंबर की आवाज ने उसके कदम रोक लिए। मूर्ति वही खड़े रहो। इसके साथ ही अंबर ने एक सिपाही के सर पर मुक्का मारकर उसे हमेशा की नींद सुला दिया। दूसरे ने फायर खोलकर मशीन गन की नाली का रुख अंबर की छाती की तरफ कर दिया। गोलियां तड़ातड़ गिरती गई, इससे टकराकर नीचे सीढ़ियों पर गिर रही थी। एक बार तो सिपाही का सर भी चकरा गया कि ये शख्स इंसान है कि कोई जिन है, कि इस पर गोलियों को कोई असर ही नहीं हो रहा। अंबर के पास इतना वक्त नहीं था। खतरा था कि गोलियों की आवाज पर दूसरे सिपाही भागकर ना आ जाए। इस तरह से मूर्ति की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। अंबर ने बरसती गोलियों में हाथ आगे बढ़ाकर सिपाही की मशीन गन छीनी और इसके सर पर हल्की सी जरब लगाई और बेहोश होकर गिर पड़ा। जल्दी से ऊपर आ जाओ। मूर्ति अंबर के साथ भागकर ऊपर आ गया। बुरुज में बाकायदा मोर्चा बना हुआ था। अभी तक जेल में किसी को खबर नहीं थी। अंबर ने देखा रस्सी की एक सीढ़ी वहां पड़ी थी। वो रस्सी की सीढ़ी की मदद से नीचे उतर रहे थे कि जेल में शोर मच गया। साइलेंट चीख उठे। पता चल गया कि फांसी के 2 कैदी भाग गए हैं। जल्दी उतरो मूर्ति। दोनों खाई में से उतरकर सामने एक दरख्तों के झुंड में आ गए। उधर जेल के दरवाजे में से सिपाही ने जीप लेकर कैदियों की तलाश में भागे। इनके बाद एक दस्ता कुत्तों को लेकर बाहर लपका। कुत्ते भौंक रहे थे। उन्हें मूर्ति और अंबर के कपड़ों की बू सुंगा दी गई थी। अंबर ने कहा, ये कुत्ते सीधे हमारी तरफ ही आएंगे, चलो सामने तालाब में छुप जाते हैं। उन्होंने तालाब में छलांग लगाई और नाक तक पानी में डूबकर बैठ गए। कुत्ते भौंकते हुए तालाब तक आए। उन्हें करीब आता देखकर अंबर ने मूर्ति को इशारा किया। दोनों ने गहरा सांस खींचा और तालाब में डुबकी लगा दी। कुछ देर तालाब के अंदर रहने के बाद उन्होंने पानी की सतह से सर बाहर निकाला तो देखा कि कुत्तों की आवाज दूर सड़क की जानिब से आ रही थी। चलेगी? मूर्ति बोला। अंबर ने कहा, यहाँ से निकल जाना चाहिए। भाई अंबर, तुम्हें गोलियां लगी थी? अंबर ने कहा, अगर लगती तो मैं जिंदा कहाँ होता? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। इन बातों को छोड़ो और यहाँ से घर की तरफ भागो। लेकिन मेरे घर पर तो पुलिस मौजूद होगी। ये भी ठीक है, तो फिर यहाँ से किसी वीराने की तरफ निकल चलो। उन्होंने तालाब की दूसरी तरफ पहुंचकर इस जानिब भागना शुरू कर दिया जहाँ छोटे छोटे टेले थे। इन टेलों में आकर उन्हें कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दी। कुत्तों ने इनकी भूख पा ली थी फिर से। अब सिपाहियों को लेकर इनकी तरफ बढ़ रहे थे। ये कुत्ते फिर आ रहे हैं। कोई फिक्र ना करो मूर्ति, हम इन्हें मार भगाएंगे। टेले में एक जगह उन्हें किसी सराय का पुराना खंडर नजर आ गया। वो इस खंडर में आकर छुप गए। कुत्तों की आवाजें करीब से करीब तक हो रही थी। सराय में एक टूटी फूटी कोठरी थी जिसकी आधी छत गिरी थी। अंबर ने मूर्ति को कोने में छुप जाने को कहा और खुद कोठरी के टूटे दरवाजे की ओट में छुपकर सिपाहियों का इंतजार करने लगा। सिपाही कुत्ते को लेकर करीब आ गए। कुत्ते भौंक रहे थे। जब कुत्ते बहुत करीब आ गए तो अंबर ऊंट से बाहर निकलकर सामने आ गया। दूर से कुत्तों ने जो अपने शिकार को देखा तो इस पर झपट पड़े। अंबर ने जमीन पर से कुछ पत्थर उठाए और पूरी ताकत से घुमाकर इन पर मारे। पत्थर कुत्तों को लगे और वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। सिपाहियों ने अंबर को देखा तो इस पर गोलियों का मीना बरसा दिया। अंबर को तो खैर कुछ ना हुआ। इसने आगे बढ़कर एक सिपाही की राइफल छीन ली और हवा में फायर कर गरज कर कहा, तुम देख रहे हो तुम्हारी गोलियां मुझ पर कोई असर नहीं कर रही। मैं तुम्हारा देवता हूँ। अगर तुम्हें जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा हाल भी इन कुत्तों जैसा होगा। सिपाही पहले ही डरे हुए थे। अब जो अंबर ने सामने आकर ये बातें कही तो वो सर पर पाँव रखकर दौड़ गए। जब मैदान साफ हो गया तो अंबर ने वापस आकर मूर्ति से कहा, मैदान साफ है, अब चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊं। मूर्ति ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। बड़ा हैरान था। कहने लगा, मैं घर नहीं जाऊंगा। सिपाही मेरे घर छुपकर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बेहतर यह है तुम जाकर मेरी वालदा को किसी तरह से साथ ले आओ। हम यहाँ से भाग जाएं।
ठीक है, मगर यहाँ रहना भी मुनासिब नहीं। सिपाहियों ने इस जगह को देख लिया है। दरिया पार एक पुराना किला है, वहाँ चढ़कर छुप जाते हैं। माँ आएगी तो दरिया पार कर कर अपने साथ ले जाऊंगा, आओ मेरे साथ। अंबर मूर्ति को साथ लेकर दरिया पर आ गया। यहाँ एक कश्ती खड़ी थी। अंबर ने मूर्ति को कश्ती में अपने साथ सवार करवाया और चप्पू चलाने शुरू कर दिया। बीच दरिया में जाकर मूर्ति ने डरते डरते पूछा, अंबर भाई तुम पर गोली असर क्यों नहीं करती? अंबर ने हंसकर कहा, मुझे तो गोली लगी ही नहीं थी। तो मेरी आंखों को धोखा नहीं दे सकते। मैंने अपनी आंखों से देखा है गोलियां तुम्हारे जिस्म से लग कर नीचे गिर रही थीं। अंबर जोर से हंसा, तुमने जरूर कोई ख्वाब देखा है मूर्ति? नहीं भाई, मैं दिन में ख्वाब नहीं देखा करता। तो फिर आज तुमने जरूर ख्वाब देखा है। अंबर ने मूर्ति को अपने बारे में कुछ ना बताया। वो इधर उधर की बातें करते रहे। अंबर मूर्ति की बातों को टालता रहा। दरिया पार हो गया, कश्ती किनारे के साथ जाकर लग गई। अंबर ने देखा दरिया पार एक पुराने से किले की इमारत खड़ी थी या किसी मंदिर की इमारत लग रही थी। मूर्ति ने कहा, ये कभी मेरे बाप भी मुझे इस मंदिर में लाया करता था। ये मेरे बचपन की बात है। अब यहाँ कोई नहीं आता, मंदिर वीरान हो गया है। चलो इसके अंदर चलते हैं। इस किले के मंदिर में एक पुरानी मूर्ति बनी हुई थी। मूर्ति के पास एक सीढ़ी ऊपर जाती थी और वो ऊपर चले गए। ऊपर एक तंग सी कोठरी थी। कोठरी में फिर एक सीढ़ी थी जो दूसरी तरफ एक हालनुमा कमरे में उतर गई थी, जहाँ नीचे छत के कमरे में फर्श पर जगह जगह टूटे फूटे भूतों के पत्थर बिखरे हुए थे। मूर्ति ने कहा, मैं अपने बाप के साथ यहाँ आया करता था। अंबर बोला, क्या तुम मेरे वापस आने तक यहाँ ठहर जाओगे? क्यों नहीं, तुम जाकर मेरी वालदा को ले आओ, मैं इसी जगह तुम्हारा इंतजार करूंगा। अंबर को मूर्ति ने अपने घर का पूरा पता बता दिया था। अंबर दरिया पार कर शहर के अंदर गया। ढूंढते ढूंढते आकर वो मूर्ति के घर पहुंच गया। उसकी माँ उदास बैठी थी। उसने सुन लिया था कि उसका बेटा जेल से फरार हो गया है। अंबर ने जाकर उसे खुशखबरी सुनाई कि मूर्ति उसके पास है और अपनी माँ का इंतजार कर रहा है। शायद बाहर CID वाले बैठे हों माँ, इसीलिए मैं मुंह अंधेरा हो जाने पर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अंबर मकान से बाहर आकर शहर में इधर उधर फिरता रहा। जब शाम का अंधेरा फैल गया तो वो एक फकीर का भेष बदलकर मूर्ति के घर आ गया। उसने मूर्ति की माँ को भी फकीरनी का लिबास पहनाया और साथ लेकर शहर से बाहर निकल गया। दरिया किनारे कश्ती तैयार करी थी। दोनों इसमें बैठकर दरिया के दूसरे किनारे पहुंच गए। यहाँ से अंबर मूर्ति की वालदा को लेकर पुराने मंदिर में आ गया। इसने मूर्ति को आवाज दी, कोई जवाब न आया। वह हैरान हुआ कि मूर्ति कहाँ चला गया। उसने तो तकीद की थी कि इसी जगह रुककर इंतजार करे। माँ ने कहा, कहीं वो लोग मेरे बेटे को गिरफ्तार कर तो नहीं ले गए? अंबर ने कहा, अगर ऐसी बात होगी तो मैं इसे फिर से छुड़ा कर ले आऊंगा। माँ तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। मूर्ति को पुलिस वाले वहां से पकड़ कर ले गए थे। इसे फिर से फांसी की कोठरी में बंद कर दिया था और फांसी देने की तैयारियां शुरू हो गई थी। अंबर ने मूर्ति की मां को दरिया पार पहाड़ों में इसके रिश्तेदारों के वहां पहुंचा दिया और खुद शहर में आ गया ताकि मूर्ति को फांसी घर से छुड़ाया जाए। ये वही होटल था जिसमें नाग और मारिया बड़ी रानी और राजकुमार के साथ ठहरे थे। इस वक्त मारिया और नाग बाहर थे। अंबर ने सोचा इसी जगह से फोन कर जेल से पता करना चाहिए कि मूर्ति को फांसी किस वक्त दी जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि वो देर कर दे और मूर्ति को फांसी हो जाए। वो रॉयल होटल में आ गए। इसने काउंटर पर बैठी हुई लड़की से कहा, क्या मैं फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? लड़की ने अंबर को ऊपर से नीचे तक देखा और इसके कपड़े ठीक नहीं थे। लड़की ने उसे दुत्कार कर कहा, चलो भागो यहाँ से। कहाँ से फकीर लोग अंदर आ जाते हैं? बेरा इस पागल लड़के को यहाँ से निकालो। अंबर को बड़ा गुस्सा आया। ये बड़ी बदतमीज लड़की है। इसको इतना एहसास नहीं कि एक इंसान से किस तरह से बात करनी चाहिए। इतने में बेरा आगे वो बड़ा हट्टा कट्टा था, पूरा बैंसा लगता था। अंबर उसके मुकाबले में बिल्कुल नौजवान लड़का सा लगता था। उसने आते ही अंबर को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। अंबर अब अपने आप में आ गया था। बेरे ने अंबर को खींचा तो उसे यूं लगा जैसे वो किसी पहाड़ को अपनी तरफ खींच रहा है। बेड़ा अंबर की तरफ खींच आया। अब अंबर की बारी थी। उसने बेड़े को गर्दन से पकड़कर जो धक्का दिया तो वो दूर तक जाता हुआ लुढ़कता हुआ गिर गया। दरवाजे से बाहर निकलकर लॉन की घास में जा पड़ा। लड़की का मुंह हैरत से खुल गया। कौन हो तुम? अंबर ने कहा, मोहतरमा मैं बूथ हूँ। और उसके साथ ही अंबर ने दांत निकालकर मुंह बनाया। लड़की ने सहम कर कहा, फोन कर लो। अंबर ने फोन करने लगा। इतने में बेड़ा वहां आया और डरते डरते वहां से खिसक गया। अंबर ने मालूम कर लिया कि मूर्ति को आज रात 3 बजे फांसी दी जाएगी। अचानक अंबर को नाग की खुशबू महसूस हुई। वो चौंका। उसने लड़की की तरफ देखकर कहा, क्या यहाँ नाग रहता है? कौन सा नाग? लड़की ने डरते हुए पूछा। ओहो तुम नहीं समझ सकोगी, अंबर ने कहा। और अब जो पीछे मुड़कर देखा तो सामने नाग खड़ा था। दोनों भाई
एक दूसरे से लिपट गए। काउंटर वाली लड़की ने यह मंजर देखा तो चुप होकर रह गई। सोचा कि ये भूत इस शेर के चेहरे वाले को ही मिल सकता था। नाग ने अंबर को सारी कहानी सुनाई। ये भी बताया कि मारिया भी इसी जगह पर है और उसे ऊपर बड़ी रानी के पास ले गया। अंबर का तारुफ बड़ी रानी और राजकुमार से करवाया। इतने में मारिया की आवाज आई, भाई अंबर। मारिया बहन। मारिया ने खुद अंबर का हाथ अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि अंबर तो मारिया को हाथ नहीं देख सकता था। मारिया से मिलकर अंबर की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। अंबर ने कहा, अब जरूरत मूर्ति को बचाने की है। उसे आज रात फांसी दी जा रही है। इसकी बुरी माँ दरिया पहाड़ी में फंसी हुई है, अपने बच्चे की राह देख रही है। ये लड़का बिल्कुल बेगुनाह है। नाग ने कहा, ये कौन सी मुश्किल बात है, हम दोनों चलकर इसे फांसी की कोठरी से निकाल लाते हैं। बड़ी रानी ने कहा, बेटा अगर तुम पसंद करो तो हम उसे अपने घर ले चलते हैं। अंबर ने कहा, नहीं बड़ी रानी, इनका अपना पुराना मकान शहर से बहुत दूर एक जगह पर है, वहाँ उसे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। इनका कबीला इनके साथ है और वो लोग इन पर अपनी जान को कुर्बान करते हैं। मारिया ने पूछा, क्या मेरी जरूरत तो नहीं साथ चलने की? नाग ने कहा, नहीं, बड़ी रानी की हिफाजत के लिए यहाँ किसी को रहना पड़ेगा। आप लोग किस वक्त तक आ जाएंगे? राजकुमार ने पूछा। नाग ने कहा, मेरा ख्याल है रात गुजर जाएगी, पिछले पहर आएंगे। बहरहाल तुम्हारे पास मारिया मौजूद है, तुम बेफिक्र रहो। बड़ी रानी ने कहा, बेटे अंबर, भगवान तुम्हारी रखवाली करे, अपना ख्याल रखना। अंबर बोला, आपकी दुआ चाहिए माँ जी। नाग और अंबर सीढ़ियां उतरकर होटल से निकलने लगे तो वही बेड़ा वहां खड़ा था। अंबर ने उसकी तरफ देखकर जरा सा मुंह बनाया। बेड़ा वहां से सर पर पांव रख कर भाग गया। ये क्या बात हुई? इसको तुमने क्या कह दिया अंबर भाई? अंबर हंसा और नाग को सारी बात बताई। नाग ने कहा, शुरू में मेरे साथ भी यही हुआ था, मगर अब सीधी राह पर आ गए हैं। इसी तरह से बातें करते हुए वो लोग शहर के चौक में आ गए। अब रात हो गई थी। शहर की इमारतों और मकानों में रोशनी हो रही थी। मेरा ख्याल है हमें टैक्सी ले लेनी चाहिए। अच्छा ख्याल है। इतने में एक टैक्सी उनके करीब से गुजरी। अंबर ने उसे रोक लिया। दोनों इसमें बैठ गए। भाई जेल खाने चलो। जी? ड्राइवर ने चौंक कर पूछा। भाई मेरा मतलब है जेल के दरवाजे तक चलो, हमें एक अफसर से मुलाकात करनी है। जी अच्छा। टैक्सी ने उन्हें जेल से दूर उतार दिया। नाग ने इसी जगह उतरना मुनासिब ख्याल किया था। टैक्सी को किराया दिया, वो चले गई। अंबर ने कहा, हमें जेल की पिछली दीवार से अंदर जाना होगा, लेकिन मेरा ख्याल है मैं इसी जगह तुम्हारा इंतजार करता हूँ। तुम अंदर जाकर मूर्ति को लेकर जनूबी बुर्ज पर आ जाना। इस बुर्ज पर तुम्हें रस्सी की सीढ़ी मिल जाएगी। नाग ने कहा, ठीक है। अंबर ने नाग को साथ लिया और जनूबी बुर्ज के सामने दरख्तों में एक जगह छुप गया। नाग ने उसी वक्त सांप का रूप बदला और घास पर रेंगता हुआ खाई में पहुंच गया और यहाँ से वो जेल की दीवार पर चढ़ गया। ऊपर से होकर वो जेल के अंदर आ गया। अंबर ने उसे फांसी की कोठरी और मूर्ति के बारे में सब कुछ बता दिया था। वो दीवारों से होता हुआ इस ब्लॉक में आ गया जहाँ फांसी की कोठरी थी और सारी कोठरियाँ खाली थी। सिर्फ एक कोठरी में उसने मूर्ति को देखा। बिल्कुल वही हुलिया था जो अंबर ने उसे बताया था। बेचारा बेहद उदास था और परेशान। नाग रेंगता हुआ दीवार के ऊपर से होकर फांसी की कोठरी के सामने आ गया। यहाँ सख्त पहरा था। दो सिपाही राइफलें लिए वहां पहरा दे रहे थे। नाग के पास वक्त नहीं था। उसने आते ही दोनों सिपाहियों को बारी बारी डस कर बेहोश कर दिया। उसने सिपाहियों में सिर्फ इतना जहर दाखिल किया था कि वो सिर्फ कुछ अरसे के लिए बेहोश हो जाते। वो कोठरी के अंदर चला गया और जाते ही फिर से इंसान की शक्ल में आ गया। मूर्ति हैरान होकर उसे तकने लगा। नाग ने उसे बताया कि हैरान होने की जरूरत नहीं और न वक्त है। बस ये समझ लो कि मैं अंबर का भाई नाग हूँ। जादू के जोर से हर शक्ल इख्तियार कर लेता हूँ। चलो मेरे साथ। क्या नाग मूर्ति को फांसी की कोठरी से निकाल लेगा? राजा ने बड़ी रानी और राजकुमार से किस तरह से इंतकाम लिया? अंबर और मारिया के साथ क्या गुजरी? ये आप आइंदा आने वाले एपिसोड में इंशाल्लाह ताला 79 में समाप्त फरमाएंगे। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, प्यारे सामीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिलती रहे तमाम वीडियो अपडेट्स। ओके, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।